नमस्कार दोस्तों, बरेठा जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग में कुल 84 पद निकले हुए हैं। किसके? खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के 84 पद यहाँ पर निकले हुए हैं, जो कि व्यापम द्वारा लिया जाएगा इसका परीक्षा। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि इसके जो सिलेबस है वो बहुत ही विस्तार से इसमें बहुत सारे सिलेबस में इसमें सामान्य ज्ञान है, जिसमें आपको गणित, विज्ञान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ से पूछी जानी है। इसके साथ साथ भारत का जो संविधान है उससे भी यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारे पास सेकेंड, अगर इसी पोर्शन की बात करूँ, सामान्य ज्ञान की बात करूँ, तो उसी में वर्तमान समय की जो समसामयिक घटना होती है, करंट अफेयर्स होता है, पिछले बीते 5-6 माह का, कितने माह का, 6 माह की क्या हो रही है यहाँ पर प्रश्न उससे बनकर आने वाले हैं। दोस्तों, उसके साथ साथ ये सामान्य ज्ञान है, इससे यहाँ से कुल टोटल आपके 150 अंक आने वाले हैं। कितने अंक आने वाले हैं? 150 अंक। और ये टोटल पेपर कितने का होने वाला है? कितने अंक का होने वाला है? खाद्य निरीक्षक आपूर्ति निरीक्षक के टोटल अंक होने वाले हैं 200। खाद्य विभाग में जो भर्ती निकली हुई है उस पद के लिए कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके 150 तो आपके सामान्य ज्ञान की ओर से हो गए, लेकिन बाकी जो बचे 50 हैं वो कहाँ से होंगे? खाद्य से संबंधित वस्तु अधिनियम, इन सभी चीज़ों से मिलकर ये 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी में कंप्यूटर का भी जो सामान्य ज्ञान इसके साथ साथ पूछा जाएगा। दोस्तों, इसमें कौन कौन से? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसके साथ साथ 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भी प्रश्न पूछे जाएंगे। विकेंद्रीकरण खाद्यान्न उपार्जन, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य क्या है, कैसे निर्धारित होता है, इसके संबंध में भी जो जानकारी है ये हमसे पेपर में पूछ सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कैसे कैसे अनाजों का वितरण किया जाता है, किस कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, कितने कितने मतलब किलो के हिसाब से इसको वितरित किया जाता है, कितने रुपए इसका रेट निर्धारित किया गया, सारी चीज़ें यहाँ से पूछे जाएंगे। खाद्य सुरक्षा एवं सार्वभौमिक पीडीएस, छत्तीसगढ़ में पीडीएस के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाएं, और हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जो किसके माध्यम से चल रही हैं? पीडीएस से। इसके बारे में भी आपको जानकारी जुटानी पड़ेगी अगर इस पेपर को, ये एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, तो इतने सारे जो हैं आपको नॉलेज होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो सामान्य ज्ञान है, गणित, विज्ञान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, छत्तीसगढ़ से संबंधित, ये सारी चीज़ों आप पहले भी कवर करते हुए आ रहे हैं और आज भी करते ही होंगे, मेरी ऐसी आशा है। लेकिन दोस्तों, जो बाकी का बचा ये जो पोर्शन है, ये 50 अंक वाला, जी हाँ, 50 अंक वाला जो पोर्शन है, इसमें से मैं ये जो 1, 2, 3, 4, 5, ये जितने ही कंप्यूटर को छोड़कर ये मैं कवर कराने वाला हूँ। जी हाँ, ये इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं या फिर इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं, इसको मैं कवर कराने वाला हूँ। और इसी यूट्यूब चैनल पर बरेठा जीएस अगर आप देख रहे हैं तो इसी में ये सारे चीज़ों का संग्रह मिल जाएगा। ये क्लासेस कल से होंगी और डेमो के लिए हम लोग अभी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को रेडी करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। चलिए चलते हैं अब आगे और सीख लेते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, क्या क्या धाराएं हैं, क्या क्या उपधाराएं हैं, कौन कौन सी वस्तु को शामिल किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की। तो आइए चलते हैं, जानते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है क्या। दोस्तों, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ये पारित हुआ संसद में 1 अप्रैल 1955 को। संसद में 1 अप्रैल 1955 में ये पारित किया गया। पारित कैसे होता है दोस्तों? हमारे संसद में 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन। कौन कौन से? एक तो राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। जब लोकसभा किसी बिल को पास करके उसके सेंशन को पास करके राज्यसभा को देती है और राज्यसभा भी उस बिल को पास कर देता है, तो वो एक्ट का रूप बन जाता है और ये सीधा पहुंच जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास।
ये सीधा किसके पास पहुंच जाता है, राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है और उसके बाद ये एक्ट बनकर आ जाता है। इसी तरीके से इस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का एक्ट बना। ये कब पारित किया गया, 1 अप्रैल 1955 को। ध्यान रख लीजिएगा, 1 अप्रैल 1955 को क्या पारित किया गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को। तो ये याद करने की दृष्टि से बहुत ही आसान है, क्योंकि 1955 को ही ये पारित किया गया और उसी एक्ट को उसका नाम दिया गया। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए दोस्तों, हम किसी भी चीज़ को स्टॉक करके रखते हैं। स्टॉक करने का अर्थ ऐसा है कि हमें पता चला कि वो सामग्री जो है हमारे पास उसकी पूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं है और किसी एक व्यक्ति के पास वो जो स्टॉक है, मान लीजिए, माना क्या लीजिए, पिछले वर्ष देखा ही होगा आपने, कोरोना टाइम में हुआ क्या था कि वस्तु हमारे पास लिमिटेड थी। आवागमन के सारे यातायात के जो साधन बंद कर दिए गए थे। लेकिन उस समय क्या हुआ करता था, क्या हुआ कि चावल, गेहूं, आटा, ऑयल, ये जितने पास हमारे पास लिमिटेड थे, तो उसके दाम व्यापारियों ने बढ़ा दिया। बढ़ाने से सीधा इसका असर किनको पड़ा, जनताओं को पड़ा, क्योंकि उस समय और भी कोई साधन नहीं थे। उस समय जितने भी दाम में व्यापारी बेचना चाहता आराम से बेच सकता था। वो 10 का माल 20 में, 20 का माल 30 में, 30 का माल 40 में, 60 में, वो अपने इच्छा अनुसार बेच सकता था। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने, है ना, इसी स्थिति को 1955 में देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया और एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक एक्ट बना दिया। क्या बना दिया, एक एक्ट बना दिया, ठीक है, जिससे जमाखोरी ना हो, किसी चीज़ का भंडारण करके कोई विशेष व्यक्ति रखे ना, है ना, और कालाबाजारी वाली स्थिति ना हो। इस कारण से इसको क्या कर दिया गया, इस एक्ट को बनाया गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपूर्ति सुनिश्चित करना, आवश्यक वस्तु की आपूर्ति के जो ये एक्ट है, इसके माध्यम से जो आवश्यक वस्तु की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करता है कि कहाँ पर जो फूड्स हैं, अनाज हैं, उसको पहुंचाना, कहाँ पर उसकी आवश्यकता है उसको देखना, इस एक्ट का काम है। साथ ही साथ जमाखोरी, कालाबाजारी से बचना, ये भी इस एक्ट का काम है कि जमाखोरी और कालाबाजारी की स्थिति ना पैदा होने दें। आइए देखते हैं, इससे पूर्व इस अधिनियम को अनिवार्य वस्तु अधिनियम किससे जाना जाता था, अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1944 के नाम से जाना जाता था। इससे पूर्व क्या लागू था, 1944 तक अनिवार्य वस्तु अधिनियम। अगर कोई पूछे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से पहले कोई ऐसी अधिनियम जारी किए गए थे जिससे खाद्य सामग्रियों को व्यवस्थित किया जाए, तो अधिनियम क्या होगा, अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1944। इसके अंतर्गत इसको लागू कर रखा था। लेकिन इसी को रिप्लेस करते हुए अनिवार्य वस्तु अधिनियम को रिप्लेस करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू किया गया। ठीक है, आवश्यक वस्तु घोषित करने पर सरकार, आवश्यक वस्तु घोषित करने पर सरकार अगर आवश्यक वस्तु, कोई भी वस्तु अगर आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आ जाती है, तो जब से वो वस्तु का नाम लिख दिया जाए। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आलू को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में लाया जाए, तो आलू का रेट कौन तय करेगा, केंद्र सरकार करेगी। यहाँ पर केंद्र सरकार क्या करेगी, रेट को तय करेगी, केंद्र सरकार। किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करने पर, किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करने पर उसका जो सारा नियंत्रण है किसके पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास चला जाता है। उत्पादन से लेकर आपूर्ति तक और आपूर्ति से लेकर वितरण तक सारे कार्य का नियंत्रण किसके पास आ जाता है, हमारे केंद्र सरकार के पास आ जाता है। और यही केंद्र सरकार इसके मूल्य को नियंत्रित करता है, कितना मूल्य रखा जाए, है ना। राज्य सरकार की सहायता से, है ना, कौन बनाती है, केंद्र सरकार। लेकिन अगर राज्य और केंद्र सरकार में मतभेद हो जाए तो केंद्र सरकार ही सर्वोपरि मान्य रहेगा। ठीक है, तो इसका सारा नियंत्रण किसके पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास चला जाता है। मान के चलिए आलू अगर केंद्र सरकार, आलू को हम लोग आवश्यक वस्तु की श्रेणी में ला देते हैं, तो आलू
केंद्र सरकार के पास ये सारे निर्णय हो जाएंगे कि आलू को कितना कहाँ पर कितना भेजना है, कहाँ पर कितना माल लाना है, इसका रेट कितना रखना है, ये सारे नियंत्रण किसके पास चला जाएगा? केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। ठीक है, वो सारे निर्णय, रेट भी कौन तय करेगा? केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकार की सहमति से। अगर ना माने तो केंद्र सरकार का सर्वोपरि होता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा ये आदेश दे सकती है राज्य सरकारों को कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो नियंत्रण के आदेश दिए हैं उसको पालन करने के लिए राज्य सरकार को ये दायित्व सौंप सकती है। कौन? केंद्र सरकार। अगर केंद्र सरकार आदेश दे सकती है किसको? राज्य सरकार को, कि इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को अधिकांश शक्तियाँ दे दी गई हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ही सारी चीज़ें नियंत्रण होना पॉसिबल नहीं है जब तक उसके राज्य और संघ के जो प्रदेश हैं वो सहायता न करें। तो इस अधिनियम में ऐसे भी कुछ बिंदु हैं जिनसे हमारे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की ये जो धाराएं के माध्यम से है ना, और इस अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार को ये मान्यता दी जाती है या फिर शक्तियाँ दी जाती हैं कि वो वस्तु की जमाखोरी, उत्पादन है ना, जमाखोरी, उनका भंडारण, इन सारी चीज़ों का नियंत्रण खुद रख सके। किसको? राज्य सरकारों को। कौन आदेश दे सकती है? केंद्र सरकार, और देती भी हैं बाकायदा, है ना, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार अगर अलग अलग हुई तो काला बाजारी की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसी को देखते हुए ये अधिनियम कहता है कि राज्य सरकारों को भी इसके पास शक्तियाँ शामिल हैं कि वो काला बाजारी और आपके स्टॉक लिमिट, भंडारण, इनको नियंत्रित कर सकें और उत्पादन, आपूर्ति और वितरण में सहायता प्रदान कर सकें। अच्छा, केंद्र सरकार किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में ला सकती है और उसको हटा भी सकती है। किसकी श्रेणी में? आवश्यक वस्तु की श्रेणी में। दोस्तों, इस अधिनियम में 16 धाराएं हैं और इस 16 धाराओं को हम लोग अगले जो आने वाले समय में पढ़ने जा रहे हैं और इसी को ही हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ने के पश्चात इस सिलेबस में हमें आगे भी पढ़ना है, बहुत सारे हैं। अधिनियम 2019 से 2013 है, इस सारे को क्लियर करते हो जाएंगे। कुछ लफ्ज़ मेरे डगमगा सकते हैं लेकिन अर्थ आपको बिल्कुल सही और सही मिलेगा, तो आप धैर्य बनाकर इसको पढ़ते रहिए। और कुछ चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, उसके लिए हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि बुरा ना मानिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।